हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन। और मेरा हेयर केयर रूटीन थोड़ा ज़्यादा इंटेंस है क्योंकि मुझे हेयर थिनिंग और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है। तो मुझे जो है हमेशा मेडिकेशन पे रहना होता है और ताकि ये जो इतने भी बाल हैं वो मेंटेन हो सके और जो बॉल्ड स्पॉट्स है वो इतने ज़्यादा विजिबल ना हो। तो उसके लिए जो मेरा ट्रीटमेंट है और रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। पर्पस इस वीडियो बनाने का यही है कि मेरे जैसे बहुत यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ यंगस्टर्स हैं जिनको ये इस प्रॉब्लम से वो भी गुजरते हैं, लेकिन मतलब क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो साफ विजिबली दिखाई देता है तो ये कॉन्फिडेंस को बहुत अफेक्ट करता है। तो मेरे इस वीडियो से हो सकता है ऐसे कुछ लोगों को हेल्प हो जाए। मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे इंसाइट्स मैं उनके साथ शेयर करूंगी ताकि उनको भी होप मिले कि इस प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट या कंट्रोल किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम कुछ 10 ईयर्स से है, मोर देन 10 ईयर्स से। मैं जब तक स्कूल में थी तब तक कोई इशू नहीं था। बाल मेरे जेनेटिकली ऑलरेडी थिन हैं, लेकिन ऐसा मुझे कभी लगता नहीं था कि मेरे बाल किसी और से अलग हैं। कर्ल्स थे, इसकी वजह से क्योंकि बहुत लोगों के इतने कर्ली नहीं होते थे, तो इस वजह से मुझे लगता था कि हाँ मेरे बाल अलग है। बहुत सारे स्टाइल्स में नहीं कर सकती, कुछ कुछ अलग अलग स्टाइल में मैं अपने बालों को कट नहीं कर सकती क्योंकि वो सब कर्ल हो जाते थे। कुछ भी हेयर कट दिखता नहीं था। तो वो ऐसे मुझे लगता था कि हाँ मेरे बाल थोड़े से अलग हैं। तो बालों के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट पहले से था, लेकिन फिर भी मैनेजेबल था। लेकिन कॉलेज जैसे स्टार्ट हुआ तो वो तेल डाल के दो ब्रेड्स बनाना, वो वाला सिस्टम जो है बाहर हो गया। और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो गई। रात रात में जग के कॉलेज का पढ़ना, और कॉलेज टाइम पे मैं पढ़ने भी जाती थी और मैं ट्यूशन्स भी कराती थी कुछ अर्निंग्स के लिए। सो मुझे कुछ भी करना है तो मुझे लेट नाइट तक बैठ के करना पड़ता था, और तो एक आदत सी बन गई। और कॉलेज टाइम पे पहली बार फ्रीडम मिला था तो कुछ अगर, और फ़ोन मिला था तो कुछ अगर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना है करना है तो हम रात में ही जग के वो सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। सो ये एक आदत हो गई, रात को लेट सोना और सुबह जल्दी उठना। सो पूरी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो ये एक रीज़न हो सकता है हेयर थिनिंग का। हेयर थिनिंग मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लाइफस्टाइल की वजह से, एग्ज़ाम टाइम के स्ट्रेस की वजह से। तो मैं वो कंट्रोल बस कर ही रही थी, और मुझे बॉल्डनेस की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। जैसे कि मेरे कॉलेज के ईयर्स प्रोग्रेस हुए टूवर्ड्स द एंड, मैंने अपने स्कैल्प में बॉल्ड स्पॉट्स भी ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो तो मैं किसी ट्रीटमेंट में नहीं थी। मैं वही अपने स्लीप पैटर्न्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी, मेडिटेशन करने की कोशिश करती थी, और उसी से चीज़ों को मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि मतलब मैं एक ही तरह से जो है बाल अपने रख सकती हूँ, इसको लूजली इस तरह से थोड़ा सा लूजली बांध के। मैं अपने बाल ज़्यादा खुले भी नहीं रख सकती क्योंकि ये बहुत थिन हेयर होने की वजह से पूरे ऐसे फूल से जाते हैं, और कहीं कहीं पे बॉल्ड स्पॉट्स भी है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं उसको इस तरह से बांध के रखती हूँ मेरे बालों को। सो ये है मेरी जर्नी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं इसको इतना खुद के लाइफस्टाइल चेंजेस से खाली ट्रीट नहीं कर सकती, क्योंकि जेनेटिक्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफस्टाइल मेरे जैसी है लेकिन उनको ये सफ़र नहीं करना पड़ता। सबको कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, किसी का विजिबल होता है किसी का नहीं विजिबल होता है। क्योंकि ये विजिबल प्रॉब्लम है, सो ये देखने से पता चल जाता है कि कुछ तो हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस पे भी अफेक्ट करता है। सो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं खुद को ट्रीट करूँगी। और आई गेस 2016 के अराउंड से, 2014 के अराउंड से, मतलब 9 ईयर्स से मैं कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हूँ। ट्रीटमेंट बदलती रहती है, एक दो डॉक्टर्स भी मैंने चेंज किए। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो पहले तो
जैसे मुझे हर 2 डेज पे मेरा हेयर वॉश करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हेयर बहुत थिन होने की वजह से उसमें जो भी स्कैल्प में ऑयल सिक्रेशन होता है तो हेयर एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो ये बॉल्ड स्पॉट्स जो हैं वो ज़्यादा विजिबल होने लगता है। सो इसलिए मुझे हर 2 डेज पे चाहे कुछ भी सिचुएशन हो मुझे हेयर वॉश करना पड़ता है। अगर मैं हेयर वॉश ना करूँ तो मुझे ड्राई शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल मैं ड्राई शैम्पू नहीं यूज़ करी, क्योंकि अ, अभी मैं घर में रहती हूँ, इतना मुझे बाहर जाना नहीं होता है, तो मुझे टाइम मिलता है हर एवरी ऑल्टरनेट डेज जो हेयर वॉश करने के लिए, तो मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, तो ये बाल थोड़े से ऐसे मैनेजेबल दिखते हैं। नहीं तो ये एकदम एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और ये स्कैल्प बहुत विजिबल होने लगती है। मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये मेरा एक मेडिकेटेड शैम्पू है, जो जिसमें सैलिसाइलिक एसिड है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। हाँ, मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ की भी बहुत इशू है। डैंड्रफ भी एक रीज़न है कि जो बाल को ग्रो नहीं होने देता, बाल की हेल्थ अच्छी नहीं रखता, और मेरे बाल की हेल्थ ऑलरेडी अफेक्टेड है। डैंड्रफ इज़ समथिंग विच आई हैव टू अवॉइड, मतलब वो होने नहीं देना चाहिए। रेगुलर हेयर वॉश करती हूँ, और ये एंटी डैंड्रफ एडी शैम्पू जो है, जो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, केरा ग्लो एडी, ये मैं यूज़ करती हूँ। मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, आप प्लीज़ कोई ट्राइकोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के बिना कुछ भी यूज़ मत करो। ये मैं मेरा ये मेडिकेशन दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है ये फॉलो करना, आप आपके ट्राइकोलॉजिस्ट से मिलके फॉलो कर सकते हो। और ये मेरा शैम्पू है। ऑयल मैं अपना ही यूज़ करती हूँ। ये वाओ स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी फ्रेंड मिताली जो लास्ट गिव अवे की विनर है, उसने मुझे पूरा वाओ स्किन साइंस से एक हेयर केयर का सेट दिया था। वो मैं ये यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि इसने मुझे हेल्प ही किया है थोड़ा बहुत मेरी ग्रोथ को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज़, ये हो गया हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर। कंडीशनर मैं बहुत थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, ओनली एट द एंड्स, क्योंकि ये एंड में इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से मैनेज नहीं होते। एंड तक न्यूट्रिशन जाता ही नहीं है मेरे बालों में, तो ये इतने अच्छे से मैनेज नहीं होते। मैं ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ। ये भी वाओ स्किन साइंस का है, और ये भी मेरी फ्रेंड ने मुझे, मतलब उसी सेट में मुझे ये मिला था। काफ़ी प्रोडक्ट अभी बचा है, मैं बहुत थोड़ा सा यूज़ करती हूँ इसको। ऑलरेडी अभी 10 महीने से तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि उतने बाल ही नहीं है। तो ये हो गया कंडीशनर। हेयर मास्क भी मेरे पास ये है, इसमें भी काफ़ी प्रोडक्ट बचा है, क्योंकि ये मैं वैसे वीकली वंस करना चाहिए, लेकिन मैं मंथली ट्वाइस ऐसे करती हूँ। और क्योंकि मेरी हेयर डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता, ये वाओ स्किन साइंस का हेयर मास्क है। ये भी जो है बाल के मतलब ये स्मूदन करता है बालों के टेक्सचर को, और ग्रोथ में तो खाली ऑयल शायद हेल्प कर सकता है, बाकी ये सब तो बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए कंडीशनर है, हेयर मास्क है। मुझे जो है, मेरी रिक्वायरमेंट है, आई जस्ट वांट हेयर, टेक्सचर का बाद में देखेंगे। पर मेरे पास बाल ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, जब मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ तो मुझे ये एक हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करना पड़ता है। ये जो मेरे अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा गैप्स थी। मैं आप लोगों को फ़ोटो में दिखा देती हूँ कि मेरा अफेक्टेड एरिया, मेनली जो अफेक्टेड एरिया मेरा है वो ये पार्ट है, और ये पीछे वाला पार्ट। आपको मैं ये इमेजेस में आपको दिखा दूंगी कि कितना अफेक्टेड है। लेकिन मेरा यहाँ पे ग्रोथ है, तो मैं ये सारे बाल जो है वो पीछे लेके इस तरह से हमेशा मेरे बाल को ऐसे ही टाई करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई वे नहीं है। या तो मैं बन बना सकती हूँ ताकि ये पीछे का वो बॉल्ड एरिया ना दिखे, या तो फिर या तो मुझे इस तरह से लूजली मेरे हेयर को पिन रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ऐसे वॉल्यूम भी दिखे साइड पे से, और ये पार्ट भी पूरा अच्छे से दिखे। इस तरह से मैनेज करती हूँ। मोस्टली मेरा ये पार्ट अफेक्टेड है पीछे तक। तो मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ।
ये जो सेरम है वो उसी अफेक्टेड रीजन में मैं अप्लाई करती हूँ। ये हेयर सेरम रीग्रोथ सेरम है। सो ये भी मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था। इन सब का मैं कुछ लिंक विंक कुछ नहीं डालूंगी, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या रूटीन मुझे फॉलो करना पड़ता है। आपको ये अगर ये ट्रीटमेंट लेना है तो किसी डॉक्टर की सलाह से ही, किसी डॉक्टर के पास दिखा के ही आपको ये सारी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। और खाने के लिए मुझे रात को बायोटीन खानी होती है, और दिन में लंच या ब्रेकफास्ट के बाद कभी भी ये एक मल्टीविटामिन खानी होती है। सो ये एक बायोटीन और एक मल्टीविटामिन। सो ये है मेरा जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है वो हेयर केयर रूटीन। प्लस मेरे पास एक इस तरह से ट्रिपल टॉप एक लोशन भी है सैलिसाइलिक एसिड वाला। अगर डैंड्रफ फ्लेकी, स्कैल्प बहुत फ्लेकी हो जाए तो मैं ये थोड़ा सा यूज़ करती हूँ ताकि वो सारे फ्लेक्स जो हैं वॉश में निकल जाए। ऑलराइट, सो ये था जो मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। अब मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मैं कुछ अराउंड 6-7 ईयर्स से मैं ये नीम वुड का ही कोम यूज़ करती हूँ। ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पर ये थोड़ा सा टूट गया है, ये थोड़ा नाजुक होता है, डेलिकेट होता है, सो इसको संभाल के यूज़ करूँ, पर मेरा गिरता रहता है, सो ये टूट गया है। तो इसमें दोनों है, अगर मुझे मेरी पार्टिंग बहुत विजिबल हो और मुझे अच्छे से इसको कोम करना है, पूरे अच्छे से स्प्रेड आउट करना है मेरे बालों को, तो मैं ये पतला वाला यूज़ करती हूँ। और जब वो बहुत उलझ जाते हैं बाल तो उस बालों को सुलझाने के लिए ये मोटा वाला यूज़ करती हूँ। पर मैं ये वाला रिकमेंड आपको नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपके बाल छोटे हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन बड़े हैं तो इसमें क्या होता है कि इसको कोम करने टाइम ऊपर से जब आप कोम करते हो तो पीछे भी इधर बाल फंस जाते हैं। तो ये मैंने ट्राई करने के लिए, ये मोस्ट रीसेंट वन है, पर मेरे पास ये भी है जिसमें खाली खाली ये साइड है कोम का। या तो आप ये वाला ले लीजिए या ये अलग अलग से पूरा सेट ले लीजिए। ये दोनों में मेरे थोड़े बाल उलझते, एक तो कर्ली भी है तो थोड़े उड़, अगर मैं ऐसे पंखे के नीचे बालों को थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ तो ये दूसरे साइड भी बाल फंस जाते हैं। सो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये एक है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। अदरवाइज़ मेरे बॉल स्पॉट्स की हालत ख़राब थी, मतलब मैं दूसरे दिन, जस्ट वॉश के दूसरे दिन ही मुझे यहाँ पे लाइंस आने लगते थे, बॉल स्पॉट्स विजिबल यहाँ पे विजिबल होने लगते थे। सो इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है मेरे, क्योंकि जब मैं इससे कोम करती हूँ तो ये इतना हार्श नहीं है, ये इतने बाल तोड़ता नहीं है, और स्कैल्प को मसाज देता है अच्छे से। सो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं इसे इट्स मस्ट, आई विल रिकमेंड इट। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। या ये है, ये मैंने मेरी फ्रेंड जो विधि में उसका कांटेक्ट, उसका इंस्टाग्राम का आईडी मैं डाल दूँगी। वो एमवे के प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो उससे मैंने ये मल्टीविटामिन गमीज मंगाए हैं। सो जब भी मुझे कुछ मीठा खाने का मन करता है तो मैं ये एक गमी खाती हूँ। ये भी हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए बहुत हेल्प करता है। हालांकि मेरे ये जो मल्टीविटामिन्स और बायोटिन सब कोर्स हेल्प करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं ये भी यूज़ करती हूँ वीकली ट्वाइस और थ्राइस। जब मुझे कुछ मीठा खाने का मन होता है तो मैं ये गमी खा लेती हूँ। सो ये मतलब मेरे बालों को नरिश भी करता है, ओवरऑल हेल्थ को हेल्प करता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये मल्टीविटामिन है। सो हेयर नील्स और उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। सो ये गमी इसमें खाती हूँ। और इसमें वन थिंग, इसमें शुगर नहीं है, सुक्रालोज है। सो ये डायबिटीज़ के लिए भी सेफ है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज दिस भृंगराज आसव। ये आयुर्वेदिक टॉनिक है बालों के लिए। ये लिवर और लंग्स के लिए भी अच्छा है। तो ये मैं वंस अ डे थोड़े से पानी में मिला के कुछ अराउंड 5 to 10 ml में ये हर रोज़ मैं इसको लेती हूँ। इसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि मुझे जैसा लगा था कि ये पोस्ट प्रेगनेंसी जो हेयर फॉल होता है
पोस्टपार्टम हेयर लॉस जिसे बोलते हैं, तो वो मुझे बहुत ही सीवियर होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे इतने थिन बाल हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पे बाल बहुत अच्छे आ जाते हैं क्योंकि बॉडी कुछ भी रिजेक्ट नहीं करता, तो बॉडी बाल भी नहीं रिजेक्ट करता है, मतलब बाल ज़्यादा टूटते नहीं है। सो बाल काफ़ी अच्छे मेरे हो गए थे, नॉट लाइक अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में मेरे बाल पतले ही थे, लेकिन मेरे जो पहले के बाल हैं उससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे प्रेगनेंसी में, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सो मुझे लगा था कि जब ये झड़ेंगे, और मैं जब ब्रेस्ट फीड कर रही थी तो जब ये झड़ेंगे तो बहुत सारे झड़ जाएंगे, और मतलब मुझे बहुत बॉल्डनेस को के इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये भृंगराज असव जो टॉनिक है इसने मुझे रियली हेल्प किया। मतलब हाँ, अभी इश्यूज हैं लेकिन इतना सिवियर नहीं है कि मुझे इमीडिएटली कुछ ऐसा कुछ पीआरपी लेना पड़े या एकदम ही कुछ बॉल्ड स्पॉट्स विजिबल हो जाए, ऐसा इशू अभी नहीं है। सो दिस हेल्प अ लॉट। इसका भी मैं अमेजोन लिंक आपको डाल दूंगी। लेकिन आप थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च कर लीजिए कि ये कितने एज के लोगों को कितना दिन में डोज लेना चाहिए। मैं दिन में एक बार लेती हूँ। सो ये था प्रिटी मच मेरा हेयर केयर रूटीन। और इम्प्रूवमेंट में तो मुझे ये करना चाहिए कि जो सब्जा सीड्स है उसका पानी पीना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ ग्रे हेयर भी अभी बढ़ रहे हैं। सो सब्जा सीड्स जो है वो हेल्प करता है ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो सब्जा सीड्स का पानी अगर पियेंगे या सब्जा सीड्स अपने डाइट में यूज़ करेंगे तो अच्छा है। तो वो एक मुझे इम्प्रूव करना है, और रेगुलरली नारियल पानी मुझे पीना है। दूसरा ये तीसरा ये कि मुझे ऑयलिंग और ज़्यादा रेगुलर करनी है, क्योंकि मेरी नहीं हो पाती है, रात में सोने में लेट हो जाता है और सुबह मुझे वॉश करके अपने काम पे लगना होता है। और वॉश करे बिना मेरे बाल बिल्कुल भी देखने लायक नहीं होते हैं। मतलब इट रियली अफेक्ट्स माई कॉन्फिडेंस ऑल्सो, क्योंकि वो बाउंस वाउंस नहीं रहता और वो बॉल्ड स्पॉट्स विजिबल होते हैं। तो ऑफकोर्स मतलब कुछ भी अच्छा सा पहन लो, लेकिन अगर बाल अनहेल्दी दिख रहे हैं तो मज़ा नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाती हूँ। तो इसलिए वो ऑयलिंग वाला जो है वो मुझे थोड़ा सा रेगुलर करना है। या दैट्स इट। और एक आध चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी अभी मेरे पास कोई ऐसा हेयर टॉपर नहीं है कि जिससे मैं अपने बॉल्ड स्पॉट्स जो है वो ये कर सकूं। और अभी मैंने कोई ऐसा सीरियस ट्रीटमेंट के बारे में जैसे कि ट्रांसप्लांट वो में या पीआरपी भी मैंने सोचा नहीं है। पीआरपी मैंने की है 3 to 4 years पहले, कुछ चार चार सेशन मैंने पीआरपी पे के किए हैं। तो और फिर उसी वही ग्रोथ को, जो ग्रोथ हुई थी उसी को मेंटेन करने के लिए मैं मेडिकेशन ले रही थी। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के पहले मेरे डॉक्टर मुझे कुछ हार्मोन की मेडिसिन भी देते थे, लेकिन वो जब मैंने बेबी कंसीव करना प्लान करना शुरू किया तो वो मेडिकेशन जो है वो मेरा बंद हुआ। अभी का सिचुएशन ये है कि अभी कोई हार्मोन वाली मेडिसिन नहीं चल रही, मल्टीविटामिन बायोटिन चल रहा है। और ये थोड़ा सा स्कैल्प पे लगाने वाले मेडिसिन हैं, और शैम्पू है। वो सारी ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे करंट स्कैल्प का सिनेरियो है, करंट जो स्कैल्प की सिचुएशन है उससे मुझे लग रहा है कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए फिर से, क्योंकि अब अंशु ब्रेस्ट फीड भी नहीं करता। तो अब पॉसिबल है कि हम वो हार्मोन वाली मेडिसिन जो है वो फिर से स्टार्ट कर सके, ताकि जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके बालों की। और अगर कोई और रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, कोई और ट्रीटमेंट अगर है तो वो भी हम कर सके। मेरे जो डॉक्टर हैं वो मुंबई में हैं। तो मुझे जब चांस मिलेगा तो ये ट्रीटमेंट्स, बालों की ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होती है। एक एक बार में आपके 3 to 4 thousand to 5 thousand रुपीज़ खर्चा हो सकता है। और अगर आप पीआरपी या ऐसी कोई ट्रीटमेंट लेते हो तो वो 20, 25, 30 thousand तक होती है। हाँ, आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके साथ मेडिकेशन, डॉक्टर कंसल्टेंसी, तो ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। मुझे भी अपने बजट को पूरे अच्छे तरह से एक बार देख के, जब मेरे पास कंफर्टेबली इतना कैश हो, इतने पैसे हों कि मैं अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कर सकूं, तो वैसा एक टाइम और अपॉर्चुनिटी लेके मैं मुंबई जाऊंगी मेरे डॉक्टर के पास। और फिलहाल अभी तो ऑनलाइन कंसल्टेंसीज, ऑनलाइन मैं उनसे कंसल्ट कर लेती हूँ, उससे काम चल जाता है। वही मेरा रेगुलर
चल रहा है अभी ट्रीटमेंट, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि मैं उनसे पर्सनली मिलूं और मेरी जो हेयर का सिचुएशन है वो एनालाइज करे, देखे, असेस करे और उसके बेसिस पे वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अपडेट्स होंगे मेरे हेयर ग्रोथ में तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपने हेयर को ज़्यादा मैं लेंथ भी नहीं बढ़ने देती हूँ, क्योंकि नीचे नीचे तक बालों में न्यूट्रिशन पहुँचता ही नहीं है मेरे। सो मेरे लिए मैंडेटरी है कि कुछ कुछ टाइम पे मुझे हेयर कट कराना ही पड़ता है। मैं अपने बालों को, वो इतने लंबे होते भी नहीं है क्योंकि नीचे नीचे तक वो बचते ही नहीं है, मतलब क्योंकि इतने पतले होने की वजह से लंबे होने के पहले ही वो झड़ जाते हैं। तो मुझे रेगुलरली हेयर कट कराना पड़ता है, अपने बालों को शॉर्ट रखना पड़ता है ताकि उसमें वो बाउंस रहे। और दैट्स इट। अगर मुझे कहीं पे कुछ जूड़ा बनाना हो, कुछ हो, तो मैंने ये अमेज़ॉन से ये एक लेके रखा है इस तरह का, ये स्क्रंची है बालों वाला। सो ये यूज़ कर लेती हूँ मैं, ठीक है, कभी कभी, नॉट लाइक रेगुलरली। कहीं मुझे जाना है और मुझे जूड़ा बनाना, क्योंकि मेरा जूड़ा भी है, क्योंकि बाल बहुत थिन है और छोटे हैं तो जूड़ा भी बहुत छोटा बनेगा। सो थोड़ा सा जूड़ा में ड्रामा ऐड करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। हाँ, और अगर मेरे पास कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो मुझे कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है कि मुझे टॉपर पहनना पड़े। हाँ, अगर मेरा ये प्रॉब्लम कभी ट्रीट ही नहीं होता है और मतलब ऐसे अगर मुझे कुछ और चीज़ें करनी है अपने बालों के साथ तो मैं अपने आप को ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी कि मेरे पास बाल नहीं है, सो मैं ये हेयर स्टाइल नहीं कर सकती या मैं अपने बालों को ऐसे नहीं रख सकती। सो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, मैं डेफिनेटली आई विल बाय अ हेयर टॉपर। और मैं डेफिनेटली उसको यूज़ करूँगी अगर मुझे रिक्वायर्ड लगता है। अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगती क्योंकि मेरे इस तरह से बाल रखने से मेरा काम चल रहा है। लेकिन जब मुझे नीड लगेगा, रिक्वायरमेंट लगेगी, तो मैं डेफिनेटली को अच्छे से हेयर टॉपर में भी इन्वेस्ट करूँगी और डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप ये वीडियो आप सबको आपको ये हेल्प करेगा, होप देगा कि हर एक के बॉडीज़ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। किसी को कुछ तो किसी को कुछ, लेकिन हमारे उस फ्लॉज को हमें एक्सेप्ट करने हैं। मतलब मेरे केस में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, कुछ मेरी लाइफस्टाइल, कुछ स्ट्रेस, कुछ जेनेटिक इश्यूज, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन ऑलरेडी है, सो मैं अपने आप को इसमें एक्सेप्ट करूँगी और मैं प्रोबेबल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करूँगी। और मतलब अब सेल्फ एस्टीम डाउन करके या कॉन्फिडेंस लो करके या दूसरों का देख के कि दूसरों की लाइफस्टाइल तो मुझसे भी बुरी है लेकिन फिर भी उनके पास बाल है, तो ऐसा रोना तो मैं नहीं गा सकती। सो आई जस्ट हैव टू एक्सेप्ट माई सिचुएशन और अकॉर्डिंगली मुझे अपने मीन्स एंड वेज चेंज करके जो है खुश रहना है बस, और क्या। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।